नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में, क्योंकि हमने क्या भैया जो हमारा हिमालय पर्वत था उसको तो हम पहले ही पढ़ चुके। सबसे शुरू वाली क्लास में हमने हिमालय पर्वत को कवर करा था। उसके बाद हमने भारत के मैदान कितने भारत को कितने भागों में डिवाइड करके क्या कर दिया कि कितने हिस्सों में इसको पढ़ना है। तो दोस्तों, जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने क्या भैया भारत के पठारों के बारे में चर्चा करी। कौन कौन से पठार थे, जैसे मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और भैया कौन सा दक्कन ट्रेट, दक्कन का पठार, बघेलखंड का पठार। और भैया इन सब के बारे में क्या करी हमने चर्चा करी थी, और इनकी कुछ खास बातें थी उनके बारे में क्या करा भैया जिक्र करा था। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो भैया जो हमारी आज की क्लास होने वाली है वो जो हमारी आज की क्लास होने वाली है वो भाई वो प्रायद्वीपीय भारत के उसके पर्वतों के बारे में हम आज क्लास करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले हम किसकी बात करें, भारत के मैप की। किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले, भारत के मैप। ये सबसे पहले चर्चा करें भैया भारत की मैप की। तो सबसे पहले तो हर स्टूडेंट को क्या होना चाहिए भैया, भारत का मैप या विश्व के अधिकांश जो इम्पोर्टेंट मैप है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, मैप में कुशल होना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट की क्या होती है भैया, अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है मैपिंग में कुशल होना। तो भैया इस तरह से क्या भैया हमारा प्यारा भारत है। अब देखो, ये जो भारत है भैया हमारा, इस भारत में कहाँ कहाँ कोस्टल रेंज है, कहाँ कहाँ पर्वत हैं, उनके बारे में मैंने तो बताया था सबसे शुरू वाली क्लास में। मैंने बताया भैया कौन सा वाला पार्ट, भैया ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर इस तरह से, यहाँ से लेकर इस तरह से, ये क्या भैया, ये भारत की पर्वतीय लाइन है। इस तरह से यहाँ पर क्या थी भैया, इस तरह की पर्वतीय लाइन है। उसमें हमने जिक्र करा भैया हिमालय पर्वत का। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांट दिया। मैं कौन सा भैया, ट्रांस हिमालय यानी मुख्य हिमालय था, उसके क्या था भैया ये भाग थे। दूसरा पूर्वी हिमालय था, दूसरा भैया पूर्वी हिमालय था। उसमें कौन सी, जो हमारा ट्रांस हिमालय था उसमें 3 रेंज थी भैया। कौन सी, एक तो लद्दाख रेंज थी, एक जास्कर रेंज थी, एक काराकोरम रेंज। इन सब के बारे में अच्छी तरह से देखा हमने भैया कौन सी रेंज कहाँ पर पड़ती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला भैया, आज हम बात करने वाले भैया प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। किसके, प्रायद्वीपीय भारत के। प्रायद्वीप लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में आज चर्चा करेंगे। अब इसमें देखो प्रायद्वीप शब्द जुड़ रहा है सबसे शुरू में, प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप होता क्या है, मैंने तुम्हें बता दिया सबसे शुरू वाली क्लास में कि भूमि का 3 तरफ से, भूमि का 3 तरफ से, भूमि का 3 तरफ से घिरा हुआ भाग, घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा भैया, प्रायद्वीप कहलाएगा। प्रायद्वीप कहलाता है। भूमि का 3 तरफ से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है भैया, प्रायद्वीप कहलाता है। अब देखो इसमें ऐसा भाग, देखो यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर तो अरब सागर है। यहाँ पर कौन सा भैया, बंगाल की खाड़ी है, यानी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर तो। और जो आपका ये दक्षिण है, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर है हिंद महासागर। कौन सा भैया, हिंद महासागर। तो आप मुझे बताएंगे भाई, आप मुझे बताएंगे इस पार्ट का 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भाग कौन सा। तो आप कहोगे भैया इसमें देखो यहाँ पर भी तो जल है, यहाँ पर भी जल है, यहाँ भी, ये सब क्या है भैया, यहाँ पर सब ये जल से घिरी हुई कोस्टल रेंज है। ये सारा पार्ट क्या भैया, जल से घिरा हुआ है। और तुमने बताया 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीप कहलाता। तो इसका मतलब इस क्षेत्र की बात हो रही है भैया, इस वाले क्षेत्र की 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीप कहलाता, मतलब इस क्षेत्र की बात हो रही।
इस वाले पार्ट को तो हम पहले पढ़ चुके हैं हिमालय पर्वत के रूप में। बात करेंगे यहाँ से नीचे की। अब देखो यहाँ से नीचे की कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो मैं आपको बताऊं। देखिए मेरे तो याद है, क्योंकि क्या भैया मैंने तो इनको मैंने कहा भैया मैंने मैप को याद किया, थ्योरी मैंने आज तक याद नहीं करी। मैंने ज्योग्राफी के अंदर थ्योरी को तो आज तक याद किया ही नहीं। क्या किया भैया, केवल और केवल मैप। क्या भैया, केवल और केवल मैप के इमेज याद कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जब किसी रूम में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, कम से कम भारत का मैप और वर्ल्ड का मैप, अपने यूपी का मैप, यहाँ तक कि मेरठ का मैप वहाँ पर लगा होना चाहिए। जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ पर तो मैंने अपने परीक्षितगढ़ का भी मैप लगाया हुआ है। तो देखो भैया प्रायद्वीपीय भारत है कौन सा, ये वाला पार्ट क्या भैया प्रायद्वीपीय भारत है। अब इस प्रायद्वीपीय भारत में पर्वत कहाँ कहाँ पर है, तो देखो भाई यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पर्वत कहाँ पर है। मैं यहाँ पर बात करूँ, एक लाइन में ऐसे खींच दी भाई कौन सा पर्वत है, रेड कलर में जो नजर आ रहा कौन सा भैया, ये है अरावली पर्वत। कौन सा, अरावली पर्वत है। एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी यहाँ पर, ये रेड वाली, भाई बताओ कौन सा पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है। नहीं जी, हम तुम यहाँ खींच दी, ये कौन सा, ये भैया सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। यहीं से कई प्रकार की नदियां निकलती हैं, इन्हीं पर्वतों के बीच से, इन्हीं पठारों के बीच से। यदि आप इन क्लास को अच्छे से देख लेंगे ना तो आपको भारत की ज्योग्राफी आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप 10-20 व्यक्ति को सामने बैठा करके भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकते हैं। क्योंकि देखो यदि मैंने अपने अध्यापक की बातों को बैठ करके अच्छे से सुना है तो ही तभी मैं आपके सामने क्या हूँ भैया, तभी मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। अन्यथा यदि मैं अपने अध्यापक की बातों को अच्छे से नहीं सुनता, अच्छे से उनकी बातों को नहीं बैठकर सुनता तो क्या मैं आज आपके सामने बोलता, क्या मैं आज आपके सामने ये बातें कर पाता। आप कहोगे भैया नहीं, तो मेरी बातों को केवल और केवल लिखने से ज्यादा, ऐसा नहीं कि आप उसमें लिख रहे हैं रजिस्टर में, कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। मेरी मुंह से जो बातें निकल रही हैं केवल उन्हें सुनते रहना है। और भैया जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद में जो भारत के पर्वत हैं, आज की क्लास देखने के बाद में भारत के पर्वत से आपको कुछ भी डाउट रहने वाला नहीं है। तो देखो भैया एक लाइन हमने यहाँ पे खींच दी, इसका नाम क्या अरावली पर्वत है। दूसरी यहाँ पे खींच दी विंध्याचल है, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है। यहीं से कई प्रकार की नदियां निकलेंगी। अब यही पर्वत डिसाइड करेंगे कि कौन सी नदी किस क्षेत्र में जाएगी। देखो पठार हमने पहली क्लास में पढ़े, हमने देखा उनका ढाल किस पठार का किस तरफ है, किस पठार का ढाल किस तरफ है। तो इन्हीं पर्वतों से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। देखिए ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने कंटेंट पर। देखो भाई इसका कहाँ हमने ग्राफ भी लिया हुआ सर यहीं पे, देखो पहला भैया इसमें अरावली पर्वत नजर आ रहा है यहाँ पर। अब ये जो इसमें मैप है, इस जो ये पीपीटी लगी हुई है यहाँ पर, इस पीपीटी में जो बातें मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ सेम वही बातें मेरे पीछे लिखी हुई हैं। तो आपको अपने रजिस्टर में इतना नहीं करना कि भाई बिल्कुल जो बातें मैं बोल रहा हूँ उनको लिखते चलना, नहीं। आपको अपना रजिस्टर लेके रखना और उसमें क्या करना भैया एक पेन रखना, उसमें ऐसे करके जो भी आपको समझ में आए कुछ ना कुछ करते जरूर रहना रजिस्टर में। उससे क्या होगा, उससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं। यदि आपके पास में रफ और रजिस्टर है तो आपको यदि मैं कुछ बातें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और इस पीपीटी में आपको नहीं नजर आई, आप उसको नोट कर लीजिए, अन्यथा पेन को इस तरह से चलाते ही रहना है। इससे क्या होगा, इससे आपका फोकस केवल अपने टारगेट पर ही रहेगा। तो हमारा आज का टारगेट क्या भैया, हमारा प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों को पढ़ लेना है। तो देखो भाई पढ़ने से पहले आपको ये मैप मैं यहाँ पर दिखाऊं, कहाँ गया भैया ये वाला, मैं आपको ये वाला मैप दिखा रहा हूँ, इंडिया का मैप अपने भैया, इंडिया का मैप है। अब आपको कम से कम यदि आप छठी क्लास में ये बातें बताई जाती हैं कि भैया कौन सा प्रदेश कहाँ पर स्थित है। अब देखो ये बातें तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि मैप के ऊपर मैं नाम लूं केरल का, तो आपको इधर उधर नहीं ढूंढना, आपको केरल यहाँ पे ढूंढना। यदि आपको केरल का ढूंढना, यहाँ पे मैंने नाम लिया छत्तीसगढ़ का, किसका, मैंने नाम लिया छत्तीसगढ़ का, तो आपको ऐसे नहीं छत्तीसगढ़ आप इधर ढूंढ रहे हैं, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ यहाँ मध्य प्रदेश के पास में लगता, मध्य प्रदेश उड़ीसा के पास में छत्तीसगढ़ लगता, तब जाके काम चलेगा, तब जाकर क्या होगा, काम चलेगा। अब देखो यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, इस तरह से रेंज बनी हुई है। आप मुझे बताएं भारत का कौन सा भाग है। आप कहोगे भैया यहाँ पर तो थार का रेगिस्तान पड़ता। मैंने कहा जी बहुत अच्छे, तुम्हें तो इसका मतलब पता। और थार का रेगिस्तान कहाँ पर है भैया, ये तो राजस्थान में है। जब मैंने तुम्हें थार का रेगिस्तान पढ़ाया तो उसका भैया उसका जो थार का रेगिस्तान था उसका कुल 100% भाग है जिसका, तो उस 100% का 15% कहाँ चला गया, पाक में। 15% किसने ले लिया था उसका, पाकिस्तान में।
और जो बचा 85% वो कहाँ पर था, वो था भैया भारत में, वो भारत में रहा। और इस 85% का भी, इस 85% का भी 65% भाग कहाँ पर है भैया, राजस्थान में है। और बचा हुआ 35% हरियाणा, पंजाब और भैया गुजरात में स्थित है। कौन सा भैया, इस थार के रेगिस्तान का। तो ये बातें मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताई थी, थोड़ा एक बार रिवाइज करा दूं। अब देखो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत यहाँ पर देखिए, अरावली श्रृंखला, अरावली श्रृंखला दिल्ली की रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। जहां पर बताओ ना वो बना हुआ संसद भवन, जहां पर संसद भवन बसा हुआ है, मतलब बना हुआ है, जहां संसद भवन, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, संसद भवन वगैरह, ये सब हमारे इसी अरावली पर्वत की चोटी पर स्थित है। इसी अरावली पर्वत पर क्या भैया मौजूद है। ये यहाँ से हरियाणा राजस्थान से लेकर के ये दिल्ली तक फैला हुआ पर्वत है, रायसीना हिल्स तक। तो भैया जो बातें मैंने तुम्हें बताई कहाँ लिखी हुई है, वो सेम चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखो यह पर्वत गुजरात में पालनपुर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक स्थित है। मैं तो बता भैया जो बातें मैं बोल रहा हूँ ठीक मेरे पीछे लिखी हुई मिलेगी। यह एक प्राचीन वलित पर्वत है। और वलित पर्वत का निर्माण कैसा होता है भैया, वलित पर्वत का निर्माण कैसा होता है, मतलब नए पर्वत होते हैं वो कैसे भैया वलित पर्वत होते हैं। अब बात करूँ फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या है, फोल्ड माउंटेन ऐसे होते हैं जो होते हैं खंड पर्वत कहते हैं लोग माउंटेन। तो वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे भाई एक पठार का भाग है, वहां से दोनों तरफ की मिट्टी कट गई और बीच में एक चोटी का निर्माण हो गया, तो वो कैसे हुए, फोल्ड माउंटेन हुए। तो कैसा भैया एक वलित पर्वत है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो 692 किलोमीटर की 692 किलोमीटर तक लंबा है। तो इसका अधिकांश भाग देखो 550 किलोमीटर कहाँ पर भैया, राजस्थान में है। इसकी अधिकांश ऊंचाई 930 मीटर है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो 1722 मीटर है। इस पर्वतीय क्षेत्र में बहुत से खनिज पाए जाते हैं। अब देखो राजस्थान जो है ना, राजस्थान, इस राजस्थान वाले पार्ट में ऐसा नहीं यहाँ पर अधिकांश लोहा पाया जाएगा, चांदी पाई जाएगी, यहाँ पर ऐसा मटेरियल बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पर जो मतलब कौन से खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं मकान बनाने वाले, इमारत बनाने वाले खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे संगमरमर, चूना पत्थर और ये शीशा जस्ता। लोहा भी हालांकि पाया जाता है लेकिन कभी मात्रा में पाया जाता है। ये जो पत्थर वगैरह होते हैं ना अलग अलग क्वालिटी के, वो ज्यादातर पाए जाते हैं कहाँ पर, राजस्थान में। यह महान जल विभाजक का कार्य है। महान जल विभाजक का क्या है, एक भाग है। अब यहाँ पर देखो भी, आपको यहीं पर देखना, ये भी अपना इंडिया है। अब इस इंडिया वाले पार्ट में ये आपको नजर आ रही है हरियाणा, गुजरात और भैया दिल्ली तक होते हुए, मतलब दिल्ली का जो संसद भवन है ना वो रायसीना हिल्स पर बसा हुआ है, जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। आप कहोगे भैया इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताओ जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई या फिर किताबों में भी नहीं है। मैंने कहा देखो ये जो अपना अरावली पर्वत है ये है भैया उत्तर पूर्व से लेकर, उत्तर पूर्व से और भैया दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बना हुआ। भैया ये तो सबको दिख रहा है, सब चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं। लेकिन यदि मैं आपसे इतना कह दूं कि ये पर्वत यदि उत्तर पूर्व से ना होकर के, उत्तर पूर्व से दक्षिण की दिशा में ना होते हुए ना, यदि ये पश्चिम से पूर्व हो जाता, यदि ये इस तरह से इसका निर्माण हो जाता, देखना यदि इसका निर्माण कैसे हो जाता भाई, यदि इसका निर्माण ऐसे हो जाता, ऐसे करके इस तरह से हो जाता, तो जो अपना हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और भैया कौन सा यूपी का भी बहुत सारा एरिया और पंजाब का भी बहुत सारा एरिया, मध्य प्रदेश का क्या बन जाता, एक मरुस्थल बन जाता। जहां पर हम रहते हैं ना मेरठ वगैरह में भी, ये वाला क्षेत्र क्या होता भैया, ये वाला क्षेत्र एक मरुस्थल के रूप में इसका निर्माण हो जाता। क्योंकि भैया यहाँ से जो वायु, जब हम पढ़े थे वर्षा, तो वर्षा को हमने पढ़ा था इस तरह से चलती है भैया, इस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है, इस तरह से मूव करती है। तो ये जो वायु की गर्म वायु जाती है ना, जो बादलों का निर्माण करती है, वो इस हिमालय पर्वत, इस पर अरावली पर्वत पर यदि इसकी दिशा कैसी होती भैया, उत्तर पश्चिम से भैया, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ होती ना, तो जहां पर हम रहते हैं ये वाला क्षेत्र कैसा होता है, डेजर्ट का निर्माण यहाँ पर हो जाता। क्योंकि यहाँ से वायु जाती और यहाँ पर टकरा करके किस चीज का निर्माण करती, यहाँ पर अधिक वर्षा होती, इस पर्वत के इसी साइड में अधिक वर्षा होती। और जो पर्वत कौन सा भैया, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती भैया इस साइड में वर्षा, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, ये वाला पूरा क्षेत्र क्या हो जाता, एक डेजर्ट हो जाता, यानी एक मरुस्थल का यहाँ पर निर्माण हो जाता। तो प्रकृति ने हमारे साथ में बहुत अच्छा करा, जो इस अरावली पर्वत को कैसा भैया इस तरह से इसकी शेप बनाकर भेजी। यदि इसको इस तरह से बना देते तो बहुत चीजें गड़बड़ा जाती। ये जो आपका थार का रेगिस्तान है ना, थार वाला,
थार वाला रेगिस्तान, यदि ये पर्वत की दिशा इस तरफ मूव करती, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ मूव करती ना, तो ये पर्वत जो आपका थार का रेगिस्तान है, यहाँ पर बहुत हरे भरे जंगल पाए जाते, क्योंकि इस कारण क्या होती है यहाँ पर, इस कारण यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होनी शुरू हो जाती। अब देखो जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो भी कहाँ पर भैया, इसी अरवली पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर तो राजस्थान में, वो कहाँ भैया, इसी पर्वत पर स्थित है। तो अरावली पर्वत के बारे में आपने देख लिया, कहाँ पर स्थित है, पहला क्वेश्चन। कहाँ पर है भैया, राजस्थान। कहाँ से कहाँ तक है भैया, गुजरात के पालनपुर से और रायसीना हिल्स दिल्ली तक फैला हुआ है। कुल लंबाई कितनी, 692 से 550 कहाँ पर है भैया, 550 आपकी उसमें राजस्थान में, बाकी बसा हुआ अलग है। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी कहाँ पर है भैया, इसी अरावली पर्वत पर स्थित है। अब देखो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वही सेम चीजें मेरे पीछे पीपीटी के रूप में लिखी हुई हैं, वही बातें मेरे पीछे पीपीटी के रूप में लिखी हुई हैं। तो अब देखो भी आपको अरावली पर्वत तो समझ में आ गया होगा। अब देखो इससे जो दूसरा पर्वत है वो था आपका विंध्याचल। लेकिन विंध्याचल पढ़ने से पहले, विंध्याचल पढ़ने से पहले यहाँ पर भैया ये एक मैप दिया हुआ है इंडिया का, प्राकृतिक मैप। इंडिया का क्या भी है, प्राकृतिक मैप है। ये ऐसे नहीं हमने यहाँ से बनाते, क्योंकि ये जो चीज होती है ना मैप वगैरह, ये जो मैप वगैरह चीज होती है किताबों में दी हुई होती हैं। अब देखो भाई, अब तुम मुझे बताओ इस मैप में तुम हमें बताओ इसमें कहाँ पर तुम्हें अरावली पर्वत नजर आ रहा। आप कहोगे भैया तुमने अभी तो बताया, कहाँ पर, राजस्थान। कहाँ पर भैया, ये राजस्थान में फैला हुआ, पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक फैला हुआ है। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी बताओ इसकी, दूसरा दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। अधिकतम ऊंचाई कितनी, 930 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कितनी भैया, 1722 मीटर है। फिर क्या मतलब इन चीजों को बोल के नहीं पढ़ाया जाता, जो मुझे पता वो मैं आपको बोल के बताता हूँ। बाकी चीजें कहाँ लिखी हुई है, मेरे पीछे पीपीटी के रूप में चल ही रही हैं। अब देखो ये जो बना महान जल विभाजक है, तो वो बातें वही थी ना, दिशा के इस तरह से मूव हो जाता तो ऐसे होता तो क्या होता। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ भैया, यदि 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 आप लिखेंगे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, यदि अरावली पर्वत यदि अरावली पर्वत की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका जवाब आपको कहा देना भैया, कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरा चलते हैं भैया विंध्याचल पर्वत पर। अब देखो विंध्याचल कहाँ पर स्थित है। जो आपका विंध्याचल पर्वत है भैया मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा, विंध्याचल पर्वत। कहाँ पर, ये वाला पार्ट है भैया विंध्याचल पर्वत का, देखो इसमें आपको दिया हुआ है। अब ये वाला पार्ट है भैया, ये विंध्याचल पर्वत का है, जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। कहाँ का भैया, विंध्याचल पर्वत का भाग है। किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला क्वेश्चन आता। दूसरा पूछा जाएगा है कि सबसे ऊंची चोटी। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर किस तरह के खनिज पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर्वत से कौन सी नदी होकर बहती है। छठा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, छठा क्वेश्चन स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे तो वहां से इसके जिले पूछ लेगा। दूसरा देखो यह खंड पर्वत है। खंड पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन। खंड पर्वत का मतलब पता है क्या होता है, फोल्ड माउंटेन। अब देखो होता क्या अभी खंड पर्वत क्या होता है। खंड पर्वत होता है भाई, ये क्या है, ये आपका कोई प्लेट्यू है। अब इसका ये वाला हिस्सा, इस पर्वत का ये वाला हिस्सा इस तरह से, इस पर्वत का ये वाला हिस्सा क्या हुआ, कट गया। यहाँ से कुछ कारण किस कारण ये वाला क्षेत्र क्या हुआ, कट गया। तो किस तरह से निर्माण हुआ भैया इसका, अब इसका निर्माण इस तरह से हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से। तो मतलब जब हवा या जल के कारण या वर्षा के कारण जब होता है, जब भैया किसका निर्माण होता है, इसका फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, खंड पर्वत का।
किसका भैया, खंड पर्वत का। तो आपकी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो किस प्रकार की है, वो एक खंड पर्वत है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा भैया कि अरावली पर्वत जो है वो किस प्रकार का है, तो अरावली पर्वत वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत कैसा है, हिमालय पर्वत भी वलित पर्वत है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, यदि आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे तब यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा, यदि आप कांस्टेबल का एग्जाम देंगे, कांस्टेबल लाइन में आप किसी भी प्रकार का एग्जाम देंगे तो वहां से इनकी चोटी और राज्य का नाम पूछेगा, या फिर यहाँ से निकलने वाली नदियां। केवल यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन कांस्टेबल लाइन में पूछे जाएंगे, यहाँ से निकलने वाली नदियां, दूसरा यहाँ से जो नदियां निकलती है उनके बारे में पूछेगा, दूसरा राज्य का पूछ लेगा किस राज्य में, तीसरा पूछेगा इनकी सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे, यदि आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे तो यहाँ से पूछ लेगा इंपोर्टेंट कि इस पर्वत पर या इस पहाड़ पर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, या ये किस प्रकार का पर्वत है। तो भैया इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो विंध्याचल पर्वत के बारे में, यह श्रेणी क्या भैया, ये खंड पर्वत है। सबसे पहली बात खंड पर्वत के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर चूना पत्थर से निर्मित होती है। सर्वोच्च चोटी सद्भावना चोटी है भैया इसकी, कौन सी, सद्भावना चोटी। किसकी भैया, सद्भावना चोटी है विंध्याचल पर्वत की, सद्भावना चोटी। अब देखो इसे कैसे याद करेंगे भाई, देखो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। अब यहाँ पर आ रहा आंचल, आंचल शब्द आ रहा है इसमें, विंध्याचल, विंध्याचल, आंचल शब्द आ रहा है किसमें। अब इसमें आंचल शब्द आ रहा है, इसका मतलब कहते हैं कि माँ का आंचल, माँ का आंचल कैसा होता है भैया, माँ किसको रखती है, बच्चे को अपने पास में रखती है, बच्चे को अपने पास में रखती है। अब देखो ये क्या है, हमारी भारत माँ है, ये जो है हमारी भारत माता का नक्शा है ये वाला। इस तरह से इसको याद करना, केवल याद करने की एक थ्योरी है, इससे अधिक कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे पर्वत। ये अपनी भारत माता है और यहीं पर आ रही है भैया विंध्याचल, मतलब आंचल। अब माँ अपने बच्चों को कहाँ रखेगी, अपने पास में रखेगी, बीचों बीच यहाँ पर। क्योंकि क्या हो भैया, यदि इस तरफ से कोई मुसीबत आए तो भी बच्चा अपने पास में रहे, इधर से मुसीबत आएगी तो भी ऊपर से यहाँ से। और देखो ये जो विंध्याचल है चारों तरफ से भारत के बीचों बीच है, चारों तरफ से बीचों बीच है, मतलब मध्य प्रदेश में। पहली बात तो क्लियर हुई आंचल शब्द से। दूसरी बात आती है सद्भावना, क्या भैया, सद्भावना। अब इसमें सारा सद्भावना। हम देखो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी राज्य, मतलब भारत की कोई भी सरकार हो, तो वो क्या करेगी भैया, वो काम करती है सद्भावना से। अब काम सद्भावना से कब होगा, काम सद्भावना से कब होगा, जब भैया भारत सरकार क्या करे भैया, सभी राज्यों को प्रॉपर सुविधा प्रदान करे। प्रॉपर सुविधा कैसे प्रदान करेगी, देखो इधर से भी भारत इतना बढ़ रहा, इधर से भी भारत इतना बढ़ रहा, इधर से भी इतना और इधर से भी इतना। इसका मतलब विंध्याचल बीचों बीच में है। और भैया कोई भी काम कब हो सकता है, कोई भी काम सद्भावना से कब होगा, बिना लड़ाई झगड़े के, वो तब होगा जब भैया सभी को बराबर हिस्सा मिले। तो इस विंध्याचल पर्वत के चारों तरफ भारत बिल्कुल बराबर है कि नहीं है, चारों तरफ बराबर दूरी पर है। इसका मतलब सद्भावना चोटी, सद्भावना चोटी क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो भैया सद्भावना चोटी। अब तीसरा बात यहाँ पर बताई गई है, यह श्रेणी उत्तर तथा दक्षिण को भारत को अलग करती है। श्रेणी नर्मदा ब्रांच घाटी की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। अब देखो ये जो बातें हैं नर्मदा घाटी की ब्रांच का निर्माण करती है, वो सब क्या है भैया, अलग की चीजें हैं। सबसे पहले देखो भारत को 2 बराबर भागों में अलग करती है। मतलब विंध्याचल पर्वत से ऊपर का जो भाग है वो भैया उत्तर भारत कहलाएगा, और यहाँ से नीचे का जो भारत है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं विंध्याचल पर्वत से नीचे को। तो मतलब 2 बराबर भागों में बांटा, क्योंकि यहाँ से ऊपर का भाग इतना और नीचे का भी। तीसरी बात आती है, यह श्रेणी नर्मदा श्रेणी ब्रांच घाटी की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है, ब्रांच घाटी की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। तीसरा बात आती है यहाँ से, यह लगभग 150 मतलब 1050 किलोमीटर की दूरी में गुजरात से छोटा नागपुरी पठार तक विस्तृत है। छोटा नागपुर, अब देखो भैया यहाँ पर मैंने तुम्हें कल पठार बताए थे, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, मेवाड़ का पठार, मारवाड़ का पठार, और भैया कौन था बताया जाने विंध्याचल। दूसरा कौन सा बताया था भैया, बघेलखंड का पठार। तो सबके बारे में अच्छी तरह से चर्चा करी। दूसरी बात आती है, यह पर्वत 1050 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, 1050 किलोमीटर तक है। इस श्रेणी में विभिन्न पहाड़ियां सम्मिलित है, जैसे बाड़मेर, कैमूर, पारसनाथ इस तरह के। यदि इनकी पहाड़ियों का नाम पूछेगा ना, पहाड़ियों के नाम मेजर रूप से पीसीएस में ही पूछता, अधिकांश कहाँ पूछेगा, पीसीएस में पूछना। लेकिन अब क्या भी एग्जाम थोड़े डीपली होकर आ रहे हैं, तो हमें भी देख लेना कौन सी पहाड़ियां भी है विंध्याचल पर्वत की, बाड़मेर, कैमूर और पारसनाथ।
यह श्रेणी हीरे की खान के लिए विख्यात है। एमपी में कौन सी खान पाई जाती है हीरे की? पन्ना। पन्ना की खान कहाँ पाई जाती है भैया? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? विंध्याचल पर्वत में। तो ये बातें क्या भैया इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इसके बारे में देख लेंगे है कहाँ पर। मैंने तुम बता भैया यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? ये वाली पर्वत श्रेणी कौन सी भैया? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। अब ये क्या है? अलग अलग पर्वत की ये जो है चोटियों के नाम दिए गए हैं। कौन सी है? चोटियों के नाम दिए गए हैं। ये देखो भैया माउंट आबू यहाँ पर है। दूसरी आती है कौन सी? विंध्याचल की कौन सी भी है? सद्भावना है। मेघाल पर्वत की अमरकंटक है। तो इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। पहले इससे पहले अपनी थ्योरी पर चलेंगे। अब तीसरी बात है सतपुड़ा। भैया सतपुड़ा पर्वत का, तो ये हिमालय जो का विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश में, उसके जस्ट नीचे है सतपुड़ा। उसके जस्ट नीचे कौन सा? भैया सतपुड़ा पर्वत है। यह भी कैसा है? खंड पर्वत है। ऊंचाई 900 मीटर है। 900 यह इसलिए 900 किलोमीटर की दूरी में क्या है भैया? फैली हुई है। मैं आपको फिर बताऊं, मेरे देख के ना बोर्ड पे बताया नहीं जाता। जो बात मुझे पता है वो मैं आपको यहाँ से कैसे बता देता हूँ। सेम पीछे चीजें लिखी हुई है। पर्वत कितना? 900 किलोमीटर की चौड़ाई में, सॉरी लंबाई में फैला हुआ है। जब का विंध्याचल था वो कितना था भैया? वो 1050 किलोमीटर 1050 किलोमीटर गुजरात के भानेर से और भैया छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ था। कौन सा? विंध्याचल। बात करें हम सतपुड़ा की, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी? 760 मीटर है। नर्मदा ब्रांच घाटी उत्तरी सीमा तापी का निर्धारण करती है। यहाँ पर बालू पत्थर से निर्मित क्या है? पर्वत पाए जाते हैं। अब देखो इसमें याद करने की चीजें क्या है? इस पर्वत में याद करने की क्या चीजें हैं? यहाँ पर देखो 3-4 बातें बताई गई हैं। विस्तृत है। विभिन्न पहाड़ियां यहाँ की स्थित हैं। तो यहाँ की विभिन्न पहाड़ियों के नाम आपको देख लेने एक बार। कौन से भैया? जैसे देखो कौन सी? राजपीपला, गाविलगढ़, मेकाल और भैया महादेव। आपसे पूछेगा भैया महादेव पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो महादेव पर्वत जो है वो भैया कहाँ की? सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी का भाग है। राजपीपला कहाँ की पर्वत श्रेणी का भाग है? गाविलगढ़ कहाँ की? तो भैया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। कौन सी? ये सब पहाड़ियां। महादेव पहाड़ियों में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। महादेव पहाड़ी की सतपुड़ा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया? धूपगढ़। 1350 मीटर क्या है? 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सी भैया? धूपगढ़ की चोटियां। दूसरी आती है महादेव पर्वत में पंचमढ़ी स्थित है। ये एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। महादेव पहाड़ी के दक्षिण में बैतूल का पठार स्थित है। और देखो बैतूल का पठार स्थित है, इसमें तो हमारी कुछ गलती है नहीं। बैतूल का पठार स्थित, इसमें हमारी कुछ गलतियां नहीं है। लेकिन यहीं पर एक चीज क्या लिखी है? पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र है। पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये समझने वाली बात है। जैव आरक्षित क्षेत्र क्यों है? अब देखो जो आपका मध्य प्रदेश है मेरे भाई। कहाँ गए? चलो चलते बैठ में। ये भैया मध्य प्रदेश है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर इसमें सतपुड़ा, कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गोविलगढ़ और भैया कौन सी? धूपगढ़, महादेव, सब कहाँ की है भैया? सतपुड़ा पर्वत की चोटियां हैं। और यहीं पर पाया था एक पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र। अब पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र पाया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। किसी जीव के लिए आरक्षित क्या है? क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर क्या भैया? रिजर्व है किसी जीव के लिए। कहाँ पर भैया? इस पर्वत श्रेणी में। यहाँ पर क्या होती है? वर्षा वगैरह होती है, तो यहाँ से नदियां निकलती हैं, जहाँ से नर्मदा और तापी रिवर निकलती हैं। कहाँ से? नर्मदा और तापी रिवर निकलती हैं। अब देखो यहीं से क्वेश्चन, ये वाली जो नदी जा रही है कौन सी भैया? ये नर्मदा रिवर है। ये वाली कौन सी? तापी। ये वाली कौन सी? तापी। यहाँ से जब नदी पड़ेगी ना, तो इन पर्वत का हमें बहुत ज्यादा क्या लेना भैया? योगदान प्राप्त होगा जब नदियों को हम याद करेंगे। यही पर्वत हमें नदियों को याद करने में हमारी मदद करेंगे। अब देखो मैंने जो बातें आपको यहाँ पर बताई, जब इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यहाँ पर कौन कौन सी बढ़िया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब देखो जो आपकी नीचे वाली रेंज है, ये वाली रेंज कौन सी नजर आ रही है तुम्हें? ये वाली रेंज है भैया आपको कौन सी? विंध्याचल रेंज। नीचे वाली रेंज कौन सी? अब देखो ऊपर वाली तो विंध्याचल हो जाएगी, नीचे वाली कौन सी? ये वाली है भैया सतपुड़ा। ये वाली कौन सी? सतपुड़ा। अब इसका भाग देखो कौन सा? महादेव की पहाड़ियां हैं, मेकाल है, गोविलगढ़ है। ये सब कहाँ की पहाड़ियां हैं? ये आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां, जो किसका भाग है?
किसका भाग है भैया, ये सतपुड़ा पर्वत का भाग है। यहीं से कौन सी रिवर निकलती है, इन्हीं पर्वत से निकलती है नर्मदा रिवर, जो बहती है भैया विंध्याचल और किसके बीच में, एक तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी रिवर बहेगी, वहां पर बहेगी भैया नर्मदा रिवर। उसके जस्ट नीचे जो रिवर होती है वो कौन सी है, उसके जस्ट नीचे रिवर है कौन सी, तापी रिवर। कौन सी, तापी रिवर। तापी रिवर कहाँ बहेगी, तापी रिवर बहती है जस्ट यहाँ पर, कहाँ पर, जो आपकी ये वाली रेंज है सतपुड़ा के नीचे तापी रिवर बहेगी, और उसके बीच में जो यहाँ से बहती है बहती है नर्मदा रिवर बहती है। गिरती इस कारण ये यहाँ पर है, कहाँ पर, गुजरात के समुद्र के पास में। क्यों गिरती है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो क्या भैया काफी ऊंचाई है, क्या पाया जाता है, प्लेट्यू पाया जाता है, पठार। और जब पठार होते हैं वो मैदानों के मुकाबले क्या होंगे, काफी ऊंचे होंगे। पठार मैदानों के मुकाबले तो काफी ऊंचे होंगे। तो नदी ऐसा तो है नहीं कि भैया मैदान से ऊंचाई की तरफ जाएगी, नहीं, नदी किस तरफ जाएगी, वो उस तरफ मूव करेगी जहां पर जल का ढाल होगा। तो जल का ढाल यहाँ से किधर है, यहाँ पे भैया इस पश्चिमी घाट की तरफ क्या है भैया, यहाँ पर धरती का ढाल स्थित है। अब देखो दूसरी बात तो काफी इंपॉर्टेंट थी, वो क्या था भाई, तो बात मैंने तुम्हें बताई भैया, यहाँ से तापी नदी का उद्गम होता है। मेकाल पहाड़ियां सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जहाँ से सोना तथा नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सोन तथा नर्मदा नदी का क्या हो रहा है, यहाँ से उद्गम होता है, सोना तथा नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यदि विंध्याचल पर्वत, देखो जो नर्मदा रिवर है वो तो किस तरफ मूव कर जाएगी, वो मूव कर जाएगी इस तरफ, मतलब पश्चिम घाट की तरफ मूव कर जाएगी। जो आपकी सोन रिवर है वो किस तरफ मूव करेगी, मूव कर जाएगी यूपी की तरफ, यूपी बिहार की तरफ। दूसरी यहाँ से रिवर निकलती है, यहाँ से निकलती है बेतवा और केन रिवर, थोड़ा सा ऊपर से विंध्याचल पर्वत में बेतवा और केन रिवर निकलती है। अब ये बेतवा और केन रिवर, जो बेतवा और केन रिवर है ये मिलती है यमुना में। ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेंगी भैया यमुना में, ये मिलती है भैया यमुना में जाकर। अब यमुना में भी इटावा के पास में बेतवा और केन रिवर मिलेंगी। तो यमुना की क्या हुई, ये सहायक नदियां हुई। तो इस तरह से हमने पर्वत के साथ में कौन सी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं हम, पर्वत के साथ में हम नदी वाला टॉपिक भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो इसके बाद जब हम नदियों को पढ़ेंगे तो वो क्लास क्या होगी, हमें काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसान लगने लगेगी। वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नदियों में कि भैया आप हमें ये बताओ कि जो इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, या इसमें बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, दाएं तरफ से न मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो भर भर के इस तरह के क्वेश्चन नदियों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया ये वाली सतपुड़ा समझ में आया। अब देखो अब चलते हैं पश्चिमी घाट पर। भैया पश्चिमी घाट ये तो नाम हमने पहली बार सुना। तो भारत को जो हमारा कोस्टल रेंज थी भारत की, उसको हमने कितने, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मैं आपको यहाँ पर मैप बना कर दिखाऊं इस तरह से। तो ये क्या भी अपना इंडिया का मैप है। ये क्या मेरा भाई, ये अपना इंडिया का इस तरह से यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की, ये अपना प्राइमरी पे भारत है, यहाँ से नीचे का। अब जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाली जो रेंज है इस तरह से पर्वतीय रेंज पाई जाते हैं यहाँ पर। इस रेंज के बारे में बात हो रही है, कौन सी वाली के, इस वाली रेंज के बारे में बात हो रही है भैया। इस वाली रेंज के बारे में बात करने वाले हैं, पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट की क्या खूबियां हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखो भाई, पश्चिमी घाट यह तापी नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। इसे सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। इसे इसे 3 भागों में बांट लेते हैं, जैसे उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। कितने हिस्सों में बांटेंगे इसको, 3 हिस्सों में बांट लेंगे कोस्टल रेंज को। कौन सी वाली कोस्टल रेंज, ये वाली कोस्टल रेंज, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे भाई, यहाँ पे कौन सा था हमारा, यहाँ पर थी सतपुड़ा रेंज, यहाँ पर थी विंध्याचल रेंज। अब यहाँ से जो रिवर निकली थी, यहाँ से वो कौन सी थी, वो थी भैया नर्मदा रिवर। इस तरह से यहाँ से एक रिवर निकली, वो थी भैया तापी। तो इसका मतलब तापी रिवर से, इसका मतलब कौन सा, तापी रिवर से जो सतपुड़ा पर्वत के जस्ट नीचे बहती है, वहां से लेकर और भैया केरला तक विस्तृत है 1600 किलोमीटर की दूरी में। दूसरी 1200 मीटर की ऊंचाई है, 1200 मीटर की क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो ये सब बातें कहाँ भैया, जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई वो कहाँ लिखी मिलेंगी आपको, पीपीटी के रूप में लिखी हुई कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। देखो इसमें ढूंढो, हाँ ये रहा, कन्याकुमारी तक विस्तृत है, कहाँ से, तापी रिवर से।
तापी रिवर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, 1600 किलोमीटर की दूरी में है। सह्याद्री पर्वत कहते हैं, 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। यह एक बृहद खंड पर्वत है, मतलब वही फोल्ड माउंटेन है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र तथा पूर्वी ढाल मंद है। पश्चिमी ढाल पर्वत का पश्चिमी ढाल तीव्र तथा पूर्वी ढाल मंद है। ये बातें हमें क्या बात सिखाएगी? ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये पॉइंट क्या बताएगा हमें? ये पॉइंट बताएगा कि पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियां किस प्रकार की होंगी, पूर्वी घाट में गिरने वाली नदियां किस प्रकार की होगी। तो ये लाइन किससे जुड़ी हुई है? नदियों से जुड़ी है, लेकिन है पर्वत की। अब देखो, हम एक बाल्टी पानी लेकर जाए यदि एक टीले पर, तो हमने वहां से उस बाल्टी के पानी को बखेर दिया, तो आप बताओ वहां से पानी कितनी स्पीड से जाएगा? आप कहोगे भैया वहां से तो पानी काफी स्पीड से जाएगा और क्या करेगा? जल का कटान करता हुआ चला जाएगा। मैंने कहा भाई पता आपको चीजें। और जहां वो जाकर के गिरेगा एक नाली का रूप साकार कर देगा। किसका भैया? नाली का रूप बना लेगा। तो इसका मतलब क्या हो? डेल्टा का निर्माण करेगा। हाँ, मतलब बीच बीच में रुक के जाएगा नहीं, वो बहुत तीव्र गति से निकल जाएगा। तो इसका मतलब पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियां वो कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। वो किस चीज का निर्माण करती हैं? वो निर्माण करती हैं भैया किस चीज का? एस्चुरी। इसका नाम कहते हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं। ज्वार नदमुख मतलब ऐसा क्षेत्र जहां से नदी एक संकरे क्षेत्र में बह करके समुद्र में एंट्री कर जाए। मतलब देखने में तो धारा बहुत पतली लगेगी, लेकिन स्पीड पानी की बहुत ज्यादा होती है, तो उसे कहते हैं भैया एस्चुरी। तो ये बात आपको समझ में आई। तीसरी बात है दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा। और देखो ये वाली जो बात है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये वाली जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों द्वारा इस पर्वत पर भारी वर्षा प्राप्त होती है। इस पर्वत पर भारी वर्षा प्राप्त होती है। अतः यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन पाए जाते हैं। अब देखो जब हमारी ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आप मैप के किसी भी हिस्से पर इस तरह से टिक कर दोगे ना, यहाँ पर के भैया यहाँ बताओ यहाँ पर यदि वन होते तो किस प्रकार के होते, तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से पर यदि आप उंगली रखेंगे तो आपको पता होगा कि भाई यहाँ पर यदि वन होते तो किस प्रकार के होते। उष्णकटिबंधीय होते, शीतोष्ण कटिबंध होते, शीत कटिबंध होते, या फिर समशीतोष्ण कटिबंध होते। तो ये क्या भैया? ये ज्योग्राफी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे भैया। दक्षिणी पश्चिमी बात की है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा यहाँ पर भारी वर्षा प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पर कितने, एक मैप तो ये बना हुआ है, एक मैप है दूसरा बना हुआ है। यहाँ पर एक मैप कौन सा भैया? एक मैप बना हुआ है दूसरा, वो देखो कौन था भाई? यहाँ पर अपनी क्या है? पृथ्वी है, हमने अपनी पृथ्वी मान ली। आपको भैया मान के नहीं, पृथ्वी तो है ही भैया बिल्कुल। अब ये वाली है 0 डिग्री लाइन, भूमध्य रेखा। देखना वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी में कितना इंपॉर्टेंट यूज होता है। यदि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी ना पढ़े तो इंडियन ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। देखो कैसे, ये भैया कौन सी अपनी? ये वाली अपनी कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, ये 66 से ये दक्षिण है, ये उत्तर, और ये अपनी कौन सी? नॉर्थ पोल, ये अपने साउथ पोल। अब आप एक बात बताओ भैया, इस क्षेत्र में अधिकांश गर्मी कहाँ पर प्राप्त होगी? अधिकांश गर्मी भैया कहाँ प्राप्त होगी? आप कह लो भैया ये बातें पूछने वाली हैं। अधिकांश गर्मी तो पृथ्वी के बीचों बीच प्राप्त होगी, मतलब इसी 0 डिग्री लाइन से कर्क रेखा के बीच में। कहाँ पर? यहाँ पर प्राप्त होगी। यहाँ पर प्राप्त होगी कि नहीं होगी? मैंने कहा भाई ये बात चलो मैं बता, बहुत अच्छी बात है। इस क्षेत्र में अधिकांश गर्मी प्राप्त होगी। अब गर्मी का संबंध सीधा सीधा वर्षा से है। गर्मी का संबंध वर्षा से है, क्योंकि 0 डिग्री लाइन के पास में रोज की वर्षा होती है। 0 डिग्री लाइन जो होती है ना, उसके पास में डे टू डे पर दिन की वर्षा होती है 0 डिग्री लाइन के पास में, मतलब यहाँ पर। अब यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ेगी। अधिक गर्मी पड़ने के कारण क्या होगा? अब जब अधिक गर्मी पड़ेगी तो अधिक गर्मी पड़ने के कारण जो भूमि वाला भाग है वो भी जल्दी गर्म होगा, जो जल वाला भाग है वो भी जल्दी गर्म होगा, और दोनों क्षेत्र की वायु ऊपर उठना शुरू करेगी। लेकिन आप देखना कभी, जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये मैंने आपको पहले भी समझाई थी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, लेकिन यदि किसी ने नहीं पढ़ी है तो एक बार शॉर्ट में देख लो भाई। दोनों क्षेत्रों पर समान प्रकाश पड़ रहा। अब अपने गांव में देखो, एक क्षेत्र तालाब का है, एक क्षेत्र धरती वाला, तो आप बताओ उनमें से जल्दी कौन सा क्षेत्र गर्म होगा? आप कहोगे भैया जल्दी तो कौन सा? भूमि वाला भाग होगा। अब जब जल्दी भूमि वाला भाग गर्म हो रहा, वहां की वायु ऊपर उठेगी, मूव कर जाएगी, तो मतलब भूमि की तरफ वायु की मात्रा कैसी बची? कम। लेकिन जो भैया कौन सा जल वाला भाग था, वहां पर वायु कैसी बढ़ रही है? अभी अधिक बची हुई है। तो वो वायु किस तरफ मूव करेगी? वो वायु इस तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी?
इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, भैया बिल्कुल सही है, ये तो इस तरफ मूव कर रही है, ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, इस तरह से। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि ठंडी वायु कहाँ बैठती है, नीचे चली जाती है, गर्म वायु कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ मूव करती है। और दूसरा वायु का कारण क्या था, दूसरा वायु का कारण था वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवेश करेगी। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी पुरानी क्लास देखोगे। तो भैया देखो, यहाँ से ये समुद्र वाला पार्ट है, ये भैया कौन सा, ये तो अपना समुद्र है कि नहीं है, ये तो अपना नीला नीला समुद्र है यहाँ पर। और यहाँ से ये वायु उठ रही है, यहाँ से ये वायु जल लेकर के ऊपर उठ रही है और कहाँ जा रही है, पृथ्वी की इस भूमि वाले भाग की तरफ, मतलब भारत के इस वाले पार्ट की तरफ मूव कर रही है, प्रायद्वीप भारत की तरफ। और जब ये यहाँ पर जाएगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर जाने के बाद में क्या होगा, 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है भैया, 165 मीटर ऊपर की तरफ जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। और 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ये क्या है, हमारे वैज्ञानिक फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। अब इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है भैया, 1200 मीटर। 1200 मीटर 165 मीटर जाने पर क्या हो रहा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा। अब इसकी ऊंचाई है कितनी, 1200 मीटर। यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये जो गर्म वायु है, ये जो गर्म वायु है किस चीज से टकराएगी, ये टकराएगी ठंडी वायु से। गर्म वायु ठंडी वायु से टकराएगी, किस चीज का निर्माण होगा, बादलों का निर्माण होगा। किस चीज का निर्माण होगा, फोग का निर्माण होगा, कोहरे का निर्माण होगा। तो इसी कारण इन पर्वतों पर कोहरा पाया जाता है और बादल भी अधिक मात्रा में होंगे। और जब यहाँ पर बादल होंगे तो क्या होगी, यहाँ पर वर्षा होगी। किस कारण, क्योंकि ये 0 डिग्री लाइन के पास में देखना, ये जो अपनी रेखा ना यहाँ पर इस तरह से है, भारत कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, यहाँ पर भारत है। और जो अक्षांश है ये जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जलवायु क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, इस पश्चिमी घाट पर क्या होगा भैया, अधिकांश वर्षा होगी। अधिकांश वर्षा होगी तो जब जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, आप देखना बरसात के मौसम में जो अपना उत्तर भारत है वहां पर खेत खलिहान कैसे होंगे, बिल्कुल हरे भरे नजर आते हैं। और भैया यहाँ पे तो अधिकांश डे टू डे वर्षा होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत प्रकार के वन पाए जाएंगे, बहुत सारी नदियां निकलेंगी, बहुत सारे वन पाए जाएंगे। उसी जल के कारण, उसी वर्षा के जल के कारण बहुत प्रकार की नदियां यहाँ से निकलेंगी। क्या निकलेंगी, बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती चली जाएंगी। और कुछ नदियां ऐसा कहें जब वर्षा की चोटी पर यहाँ पर नदी बरसेगी। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर नदी बरस रही है, कहाँ, यहाँ नदी गिर रही है, मतलब वर्षा यहाँ हो रही है। तो कुछ पानी तो वर्षा का इस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरफ कुछ पानी इस तरफ मूव कर जाएगा। अब देखो इसका ढाल जो पश्चिमी घाट है, मतलब इस तरफ ढाल अधिक है, इस तरफ ढाल कम है। तो इस तरफ तो पानी मंदा मंदा चलेगा, लेकिन पश्चिमी घाट की तरफ पानी कैसा चलेगा, बहुत अधिक मात्रा में चलेगा। कैसा भैया, बहुत अधिक स्पीड में चलेगा। इसी कारण पश्चिमी घाट की तरफ गिरने वाली नदियां एस्ट्यूरी का निर्माण करती हैं, इस तरफ गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये चीज आपको समझ में आई। आप कहोगे भैया एक फैक्ट को समझने के लिए कितने फैक्ट समझने जरूरी हुए, कितने कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। देखो भाई, कुछ चीजें ज्योग्राफी में ऐसी होती हैं कि सबसे ऊंची चोटी पर्वत की, सबसे नीची चोटी। अब देखो इसमें तो हमारी कुछ गलती नहीं है, ये तो हमें क्या भी याद ही करनी पड़ेगी। अब उसमें ट्रिक लगाओ या कुछ लगाओ, लेकिन जो फैक्ट है ना, फैक्ट वो ज्योग्राफी के हमेशा निर्धारित ही रहते हैं। फैक्ट तो मैं भी आपको पढ़ के पढ़ाता हूँ। जो फैक्ट होता है ना कि सबसे ऊंची चोटी, सबसे नीची चोटी, उस पर्वत की श्रृंखला, तो पढ़ के बताता हूँ। लेकिन ये क्या भैया, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था, ये क्या था, एक कॉन्सेप्ट था। और कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्या चेंज नहीं होता। तो मैंने आपको बताया पश्चिमी घाट पर। अब देखो जो बातें भाई मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई ना भैया, वही बातें यहाँ पर जस्ट लिखी हुई हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अब इसे 3 भागों में बांटा गया। पश्चिमी घाट को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। अब एक बार हल्का सा इनके बारे में देख लो। उत्तरी सह्याद्री तथा मध्य सह्याद्री, यह तापी घाटी से 160 क्या लिखा है, 160 टाइम के बीच में स्थित है। ये मुख्य रूप से देखो यहीं पे लिखी है। इसी कारण ये जो बात मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई ना भैया, इसे देखना एक बार। ये बात जो मैंने तुम्हें यहाँ पर बताई कि अधिक वर्षा यहाँ होगी, यहाँ पर क्या होगा भैया, अधिक वर्षा होगी। और जहां पर वर्षा अधिक होगी देखना, अब तुम देखते रहना भैया, जहां पर वर्षा अधिक होगी, जहां पर क्या होगी, जहां पर गर्मी अधिक होगी, पहले देखो ऐसे, जो 0 डिग्री लाइन के नजदीक होगा,
0 डिग्री लाइन के पास होगा, वहां पर क्या होगी, वहां पर गर्मी कैसे होगी, गर्मी वहां पर अधिक होगी। जहां गर्मी अधिक होगी वहां जलवाष्प कैसी बनेगी, वहां जलवाष्प कैसी बनेगी, जलवाष्प कैसी बनेगी भैया, अधिक बनेगी। और जहां जलवाष्प अधिक बनेगी वहां पर क्या होगा, जलवाष्प अधिक बनेगी, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद बादल कैसे बनेंगे, बादल अधिक बनेंगे। बादल अधिक बनेंगे तो कैसे होगी, वर्षा अधिक होगी। वर्षा कैसी होगी, अधिक होगी। और जहां वर्षा अधिक होगी, अब देखना है क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर क्या होगा, वर्षा अधिक होने के कारण वनस्पति कैसी होंगी भैया, वहां पर वनस्पति भी अधिक होंगी। वनस्पति यानी पेड़ पौधे अधिक होंगे। जहां पेड़ पौधे अधिक होंगे उसके बाद में क्या होगा, पेड़ पौधे अधिक होने के बाद में उन्हें खाने के लिए जीव जंतु कैसे होंगे, जीव जंतु अधिक होंगे। और जहां पर जीव जंतु अधिक हों, अधिक प्रकार के जीव जंतु हो, लिखेंगे जहां पर अधिक प्रकार के जीव जंतु हों वहां पर जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब उससे होता है जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है, वहां पर जैव विविधता होती है। तो ये बातें क्या हुई आपको समझ में आई, जैव विविधता क्यों पाई जाती है। जो बातें मैंने तुम्हें ये वाली लाइन बताई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, ये वाली क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। क्योंकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो प्रॉपर हमने 6 महीने में जाकर के ज्योग्राफी कंप्लीट करी, 6 महीने में जाकर के केवल और केवल ज्योग्राफी पढ़ी थी। ये बात मैंने तो बताई, यहाँ पर 36 क्या भी हॉटस्पॉट केंद्र स्थित हैं। कितने, 36 हॉटस्पॉट स्थित हैं पश्चिमी सह्याद्री में। 36 हॉटस्पॉट मतलब अधिकांश वर्षा के कारण वनस्पति अधिक हुई, उन्हें खाने के लिए जीव जंतु अधिक हुए। जहां पर अधिक प्रकार के जीव जंतु होंगे वहां पर हॉटस्पॉट भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो 36 प्रकार के जैव विविधता केंद्र पाए जाते हैं भैया पश्चिमी घाट पर। ये वाली बातें आपको समझ में आई। मैं फिर कह रहा हूँ, लिखना कुछ नहीं है, ज्योग्राफी में लिखना कुछ नहीं है, अधिकांश भी याद नहीं करना कुछ भी। आपको लग रहा भाई आप क्या कर रहे हैं, आप किताब लेके ऐसे ही घूम रहे छत पे, ये चीजें यहाँ है, ये चीजें यहाँ है, कुछ कभी कुछ याद नहीं होगा। आपने क्या भैया अब तक 20 साल की उम्र तक, 20 साल तक आपने इन चीजों को याद करा, क्या ये चीजें इस तरह रटने से चीजें याद हुई नहीं हुई। लेकिन आप केवल और केवल 15 से 20 दिन 15 दिन आप अजमा कर देखना, एक्सप्लेन करके। आप इन्हें रटने से ज्यादा जिस दिन मैथ को फोकस करने पर फोकस करेंगे तो ये चीजें क्या होंगी, आपकी उंगलियों पर याद हो जाएंगी। तो भाई ये चीजें मैं आपको 3 हिस्सों में बटी हुई है। अब जो बात मैंने आपको बताई इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। इन चीजों का क्या होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। देखो दक्षिण सह्याद्री कहाँ पर है, यहाँ पर 3 पहाड़ियां पाई जाती है, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियां। ये कहाँ पर है भैया, ये आपके ये कहाँ भी है, आपके पश्चिमी सह्याद्री में स्थित है। तो ये टेबल क्या है, ये टेबल आपको खुद ही पढ़नी, जो बातें मैंने आपको मुंह से बोलकर बताई वही सब चीजें कहाँ भी है, यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखो इसी पश्चिमी सह्याद्री में 4 क्या पाए जाते हैं, दर्रे पाए जाते हैं। 4 पाए जाते हैं दर्रे, जैसे थाल घाट, बोहर घाट, पाल घाट और थाल घाट, बोहर घाट, पाल घाट। और भैया कौन सा, सैनकोटा दर्रा। तो ये क्या भैया, ये आपके पासेस होते क्या है, मैंने आपको पहले बताया भैया। पासेस क्या होंगे, देखो 2 पर्वत हैं, देखना आपको यहाँ पर कहीं पर 2 पर्वत हैं इस तरह से भाई, यहाँ पर आपको ये इस तरह से पर्वत होते हैं। तो इन्हीं पर्वतों के बीच से भी एक पर्वत इस तरह से निकल रहा। तो यहाँ से जो बीच में को निकलने का रास्ता नजर आ रहा ना भैया, कौन सा, जो यहाँ से बीच को निकलने का रास्ता नजर आता है ये वाला, इसको बोलते हैं पासेस। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया इधर से चोटी चढ़ेंगे पहाड़ की फिर नीचे उतर के आएंगे, क्या आप ऐसे करेंगे, नहीं। आप कैसे करेंगे भैया, 2 पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है पार करने का उन्हें दर्रे कहते हैं, यानी पासेस कहते हैं। प्राचीन काल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे व्यापार की दृष्टि से। किसकी दृष्टि, व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। अब देखो है कहाँ पर ये, जो आपका पहला दर्रा लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आपका लिखा हुआ है पहला दर्रा जो लिखा हुआ है थाल घाट, वो कहाँ भी है, मुंबई को नासिक से जोड़ता। नासिक कहाँ पर है भैया, महाराष्ट्र में है। और मुंबई नासिक की थोड़ी, मुंबई किसकी, महाराष्ट्र की राजधानी है। नेशनल हाईवे 3 यहाँ पर है। दूसरा था बोहर घाट, ये भी मुंबई को पुणे से जोड़ता है, नेशनल हाईवे 4 है यहाँ पर। तीसरा आता भैया कौन सा, पाल घाट, कोच्चि को
कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता। नेशनल हाईवे 47 यहाँ पर स्थित है सेनकोटा। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता। आप देखेंगे शायद यहाँ पर दिए होंगे भाई, तिरुवनंतपुरम को मुंबई से जोड़ता। देखो इस मैप को आप एक बार देख लेना। अब आते हैं पूर्वी घाट पर। अब पूर्वी घाट कौन सा? पूर्वी घाट कौन सा भैया? तो ये वाला जो कौन सा मैप है, नेक्स्ट पेज में भाई ये क्या अपना इंडिया का मैप है, ये अपना क्या इंडिया का मैप है। और इस इंडिया के मैप में, इस इंडिया के मैप में देखना ये वाली जो सह्याद्री है इसे कहते हैं पूर्वी, क्या कहते हैं इसे? पूर्वी घाट कहते हैं। कौन सा भैया? इसे कहेंगे हम पूर्वी घाट। तो हम इस वाले क्षेत्र की बात करेंगे। इसकी हमने भी बात करी, पुणे से थोड़ी तापी नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक कौन सा था? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला थी। पश्चिमी घाट क्या थी? श्रृंखला थी। और भैया दूसरा हम बात करें भैया पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट देखो ये यहाँ उत्तरी सह्याद्री से संबंधित कुछ चोटियां, थोड़ा कुछ भूल रहा हूँ मैं। उत्तरी घाट से संबंधित कुछ क्या इंपोर्टेंट चोटी यहाँ भैया कौन सी? पश्चिमी घाट की श्रृंखला या सबसे ऊंची चोटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी भैया कौन सी? कलसुबाई है, जिससे गोदावरी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। कहाँ से? कलसुबाई है। इससे किस नदी का होता है उद्गम होता है? गोदावरी रिवर का उद्गम होता है कलसुबाई से। तो एग्जाम में नदी से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी नदी चोटी कौन सी? महाबलेश्वर है। यहाँ से किस चीज का निर्माण होता? कृष्णा। और देखो महाबलेश्वर, महाबल, जब ने देखिए महाभारत में अधिकांश बल किसमें होता था भैया? कृष्ण भगवान में। इसका मतलब महाबलेश्वर, जिसमें अधिकांश बलेश्वर, वो कौन सी भैया? कृष्णा रिवर निकलती है महाबलेश्वर से। जिसमें अधिकांश बल होगा वो कौन सी रिवर होगी? बल, जहां पर क्या होगा? अधिकांश बल होगा, वहां से निकलेगी कृष्णा रिवर। कलसुबाई से कौन सी निकली? गोदावरी। अब देखो ना याद करने की ट्रिक क्या होगी, कौन सी ट्रिक याद करने की होगी? देखो भाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कलसुबाई। कौन सी भैया? कलसुबाई है। कलसुबाई। कौन सी रिवर निकलती है यहाँ से? गोदावरी। देखो भाई ये चीजें जब करें ना ट्रिक से इन चीजों को याद करेंगे तब बताऊंगा। अब देखो क्या पता क्या होता, कोई बच्चा है, कोई क्या है? कोई बच्चा है और वो क्या लगातार किलस रहा है। लगातार क्या हो रहा भैया? वो लगातार किलस रहा है। और किस कारण किलस रहा? कि भैया उसको उसकी माँ क्या नहीं ले रही? उसकी माँ उसको गोद नहीं ले रही। तो मतलब जो बच्चा है वो लगातार किलस रहा है, कलसुबाई है। और कौन सा भैया? गोदावरी, गोद के लिए रो रहा है। तो भैया कलसुबाई किसकी? उत्तरी सह्याद्री की है। नदी कौन सी निकलती है यहाँ से? गोदावरी रिवर निकलती है। इस तरह से याद कर लेंगे। तीसरी आती है महाबलेश्वर। अब देखो महाभारत में या हमारे जो भगवान जी हैं वो उसमें कृष्ण जी जो है काफी बड़े क्या है भैया? बहुत अधिक उनके अंदर शक्तियां हैं। तो कितना क्या था? मतलब उनके अंदर अधिक बल है। क्या है? उनके अंदर अधिक बल है। और जिसके अंदर अधिक बल होगा वो कौन होंगे? वो होंगे आपके कृष्णा। इसका मतलब यहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है? कृष्णा नदी निकल रही है। तो इन्हें याद करने की कुछ इंपोर्टेंट ट्रिक होती है भैया। कौन सी ट्रिक होती है? कुछ इंपोर्टेंट। तो उत्तरी सह्याद्री की दो चोटियां, सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई जहाँ से गोदावरी रिवर निकल रही है। दूसरी महाबलेश्वर से कौन सी? कृष्णा रिवर निकलती है। अब आते हैं मध्य सह्याद्री में देखो नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से गोवा तथा कर्नाटक में स्थित है। इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है। चोटी लोह अयस्क के लिए भंडार के लिए विख्यात है। यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं जो कॉफी उत्पादन के लिए विख्यात है। अब देखो मध्य भारत में भैया कौन सी? मध्य भारत में कुद्रेमुख। मध्य सह्याद्री की हम बात करें तो मध्य सह्याद्री में है कौन सी? मध्य सह्याद्री में कौन सी? कुद्रेमुख क्या है कि सबसे ऊंची चोटी कहाँ की भैया? मध्य सह्याद्री की। कुद्रेमुख क्या निकलेगा यहाँ से निकलती है भैया लोहे की खान पाई जाती है कुद्रेमुख में। तो कहाँ पर भैया? कर्नाटक से गोवा में स्थित। अब देखो यहाँ से जब आप पढ़ेंगे ना भारतीय खनिज पढ़ेंगे, मिनरल्स ऑफ इंडिया, तो वहां पर ये चीजें याद आएंगी। कुद्रेमुख कहाँ पर है? महाबलेश्वर कहाँ पर है? कृष्णा कहाँ पर है? तो ये चीजें वहां पर बहुत ज्यादा आती है। दूसरी बात आती है यहाँ पर बाबा बुदन पहाड़ियां।
किसके लिए विख्यात है भैया? कॉफी के लिए विख्यात है, कॉफी के लिए विख्यात है। अब इसको इस तरह से याद कर लो कि भैया कोई बाबा है जिनका नाम है बाबा बुद्धन, बाबा बुद्धन। अब देखो बाद में जो आदमी होता बुढ़ापे में वो क्या करता भैया? कॉफी की डिमांड करता। इसका मतलब बाबा बुद्धन की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? इसका मतलब जबकि बाबा बुद्धन की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर है भैया? वो आपकी मध्य सह्याद्री में स्थित है। कहाँ पर? मध्य सह्याद्री में स्थित है बाबा बुद्धन की पहाड़ियां। किस लिए विख्यात है? कॉफी के लिए विख्यात है। किसी बाबा जी का नाम लेकर के उसे यहाँ से देख लेना। दूसरा दक्षिण सह्याद्री, यह दक्षिण सह्याद्री नीलगिरी पहाड़ियां तथा कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियां दक्षिण सह्याद्री कन्याकुमारी तथा उसके बीच में स्थित हैं। इसमें 3 प्रमुख पहाड़ियां स्थित हैं। अब देखो दक्षिण सह्याद्री जो आपकी उसमें भी कितनी 3 पहाड़ियां स्थित हैं। कितनी? 3 पहाड़ियां स्थित हैं। जैसे अन्नामलाई, इन पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है भैया दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है। या भैया अनायमुडी केरल में है। अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो दक्षिण भारत की और दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया? अनायमुडी दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है तथा दक्षिण भारत की भी कितनी? सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर इलायची पहाड़ियां मसालों की खेती के लिए विख्यात है, मुख्य रूप से इलायची के लिए। देखो इलायची का नाम तो इलायची की पहाड़ियां भी इसके लिए विख्यात है। क्वेश्चन आएगा इलायची की पहाड़ियां किस सह्याद्री का भाग है? दक्षिण सह्याद्री का। क्वेश्चन आएगा अन्नामलाई किस पहाड़ी का भाग है भैया? मध्य सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री का। तो इस तरह से क्या होंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी आते हैं यहाँ से पलानी हिल, तमिलनाडु का एक विख्यात क्षेत्र है। तमिलनाडु का एक विख्यात हिल स्टेशन है। क्या भैया? हिल स्टेशन है। तो ये बातें हैं ना, आपने एक बार देख लीजिएगा। अभी दर्रे वगैरह मैंने आपको मैं दिखा दिया यहीं पर। शायद मैं आपको पश्चिम सह्याद्री का एक फोटो दिखाऊं। तो ये क्या भैया? ये आपको पश्चिमी घाट का, ये कौन सा है? पश्चिमी घाट का एक फोटो है। इसमें कौन सी? यहाँ से नीचे, इसमें कहाँ से? यहाँ से नीचे कौन सी है? दक्षिण सह्याद्री है। यहाँ पर कौन सी भैया? मध्य सह्याद्री। ये वाली कौन सी? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उत्तरी सह्याद्री है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप मुझे बताएं। दूसरी सबसे ऊंची चोटी देखो, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी मैं आपको उंगली पर याद कर रहा हूँ। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी भैया कौन सी है? महाबलेश्वर। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी आपने बताएंगे कौन सी है? जहाँ से गोदावरी रिवर निकलती है। जहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? यहाँ से गोदावरी रिवर निकलती है। देखो मैंने तो बताया था, कहाँ गई हुई? कलसुबाई। कौन सी? कलसुबाई बच्चा किस लिए रो रहा था? किस लिए किलस रहा था? वो था माता की गोद के लिए। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी चोटी महाबलेश्वर, जहाँ से निकलते हैं भैया कृष्णा रिवर। मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, किसके लिए विख्यात है? लोहे के लिए। मध्य सह्याद्री की दूसरी चोटी कौन सी भैया? बाबा बुद्धन, किसके लिए? कॉफी के लिए विख्यात है। तो ये चीजें समझ में आई। दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इलायची पहाड़ी इलायची के लिए विख्यात है। तो अभी एक बार देख लीजिएगा। बात में पूर्वी घाट की, समय कम ज्यादा भी पूर्वी घाट की में एक बार बातें कर लेनी है और हमें देख लेना है पूर्वी घाट। यह पर्वत महानदी से नीलगिरी पहाड़ी के बीच में स्थित है। अब देखो महानगर ये पूर्वी घाट जो है महानदी से लेकर, महानदी कहाँ पर है? महानदी उड़ीसा में स्थित है। वहां से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह एक प्राचीन वलित पर्वत है। अब देखो कौन सा भैया? प्राचीन वलित पर्वत है। और इसकी ऊंचाई कितनी भैया? ये हिमालय प्रकार का पर्वत है। जैसे जरा पर्वत हिमालय ना, ठीक वैसे पर्वत कौन सा ये वाला है। उसके बाद यह पर्वत नदियों द्वारा पठित हुआ था। नदियों द्वारा क्या होता है? इसका कटान हो जाता है। जो पश्चिमी घाट से नदी आ रही थी ना, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार, इन रिवरों के द्वारा क्या होता है? ये फोल्ड हो जाता, कट जाता बीच में से। इसकी सबसे ऊंची चोटी रामाकोंडा 1680 जो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ की अन्य प्रमुख चोटी महेंद्रगिरी ओडिशा तथा जिंदागढ़ आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट में स्थित है। तो ये कहाँ भैया? यहाँ की सबसे ऊंची चोटियां हैं। इसको बताने लायक चीजें हैं क्या? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और जो भैया पूर्वी घाट है उसमें पश्चिमी घाट जो है वो अधिक मजबूत है। पश्चिमी घाट क्या भैया? अधिक मजबूत है। और इन पश्चिमी घाटों में जो पूर्वी घाट है यहाँ पर मैदान अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के पर्वत जो है ना थोड़े से कच्चे हैं पश्चिमी घाट के मुकाबले। पश्चिमी घाट में अधिक चट्टान वगैरह है, यहाँ के पर्वत जो मिट्टी वगैरह के बने हुए हैं। तो किसी तरह मानो यहाँ से मैदानों का निर्माण होता है। दूसरी
नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक तक केरल तथा तमिलनाडु की सीमा में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेटा। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है। कहाँ पर स्थित है? केरला में। किस सह्याद्री का भाग है? दक्षिण सह्याद्री का। दूसरी बात आती है यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों में, यहाँ पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में स्थित है। डोडा बेटा है की सबसे ऊंची चोटी है 1680 मीटर। तो ये सब चीजें क्या है, सब चीजें आपको देख लेना। अब यहाँ पर स्थान आता है ऊटी। ऊटी जहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी भैया, राजा हिंदुस्तानी। कौन सी? राजा हिंदुस्तानी। उस राजा हिंदुस्तानी में जब आमिर खान, जब कौन सा भैया? आमिर खान और कौन, दूसरी हीरोइन कौन थी? करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर। तो ये कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? आमिर खान और करिश्मा कपूर ये जाते हैं ऊटी घूमने के लिए। कहाँ जाते हैं भैया? ऊटी। तो ऊटी पता कहाँ पर स्थित है? ऊटी मुझे हम समझ में आया जब मैंने 2 साल पहले ज्योग्राफी पढ़ी कि ऊटी इतनी सुंदर जगह दिखती है। आमिर खान में जो वो वहाँ पर मूवी की शूटिंग होती है, आमिर खान, जॉन लीवर वगैरह वहाँ पर होते हैं। तो मैंने देखा इतना सुंदर दृश्य है, भारत में कहाँ होगा? हरियाली हरियाली चारों तरफ नजर आ रही है। और देखो जी, हम हिमालय पर्वत की बात करें, वहाँ पर बर्फ बर्फ नजर आती है अधिकांश। लेकिन यार मतलब इतना सुंदर नजारा कहाँ होगा भारत में? तो मुझे समझ में आया कि भैया दक्षिण भारत में अधिकांश गर्मी, अधिक वर्षा, अधिक पेड़ पौधे और अधिक अधिक होती है अधिकांश चीजें। तो भैया कौन सा? ऊटी। ऊटी पाया जाता है यहीं पर तमिलनाडु में। ये पहाड़ियाँ चाय की कृषि रोपण के लिए विख्यात है। यहाँ पर टोडा जनजाति निवास करती है। कौन सी? टोडा जनजाति निवास करती है। तो भैया कहाँ पर शूटिंग हुई थी इनकी फिल्म की? राजा हिंदुस्तानी की ऊटी में। कहाँ पर? तमिलनाडु। तो ये सब चीज आपको समझ में आई। अब यहीं पर आप देखो भैया, कहाँ पर? इन घाटों में अंतर, पश्चिमी घाट तभी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। जो बातें मैंने आपको बताई आपने एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में। अब बात करते हैं भैया, जो बातें मैंने आपको बताई ना वो यहीं पर देख लेना हमने। दूसरे आते हैं द्वीप समूह प्रदेश। द्वीप समूह प्रदेश ये बंगाली खाड़ी में टोटल 572 द्वीप हैं। ज्वालामुखी द्वीप यहाँ पर कई प्रकार के हैं। और जो आपका है ना कौन सा म्यांमार पर्वत, वो हिमालय पर्वत का भाग है अराकान योमा का। अब देखो यह द्वीप विषुवत रेखा के पास है। यह द्वीप किसके है? देखो यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अभी एक पर्वत है ही है ना, ये क्या है? एक पर्वत है। 572 द्वीप है बंगाली खाड़ी में। उन्हीं में से क्या था भैया? एक यहाँ पर दिखाया गया ज्वालामुखी द्वीप। क्या भैया? ज्वालामुखी द्वीप लिखा गया। लेकिन अलग अलग थ्योरी है इस के आधार पर। कई थ्योरी क्या कहती है? इसे हिमालय पर्वत का अंग मानती है, अराकान योमा का अंग मानती है। दूसरा, इन दोनों को अराकान योमा श्रेणी का ही अंग माना जाता है। किसको? अराकान योमा श्रेणी का ही क्या माना जाता है? अंग माना जाता है। जो कहाँ भी बंगाली खाड़ी के पास में थोड़ा नीचे को होकर के फिर जस्ट ऊपर आती है। कौन सी? अंडमान निकोबार समूह। विषुवत रेखा के अधिक पास में है। 0 डिग्री लाइन के अधिक पास में। अधिक पास में तो क्या होगी? अधिक वर्षा होगी। इस कारण अतः यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार कहते हैं सदाबहार, जो सदा हरे रहते हैं वो कौन से भैया? सदाबहार। यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है क्योंकि 0 डिग्री लाइन के पास में है, अधिक वन है। उन वन को, पेड़ पौधों को खाने के लिए अधिक जीव जंतु होंगे। उन्हें जो जीव जंतु खाने के लिए दूसरे प्रकार के जीव जंतु होंगे। तो मतलब जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। इस कारण क्या होता है? यहाँ पर हॉट सपोर्ट केंद्र स्थित है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। यहाँ बहुत सी जनजातियां पाई जाती हैं जैसे जांखा और निकोबारी सेंटलीज। अब यहाँ पर एक जनजाति है सेंटलीज। सेंटलीज जनजाति जो है, ये जनजाति काफी खतरनाक है। क्या भैया? काफी खतरनाक है। अब इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए कुछ ब्रिटिशर्स यहाँ पहुंचे थे, जिन्हें इन जनजाति ने तीर कमान चला कर क्या किया था भैया? मार दिया था। बाकी आप देख लेना है, तो इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला इतना है नहीं। और तो इसमें कुछ समझाने लायक इतना रहा नहीं भाई। जो बातें बताने लायक थी तो बता दी, इसमें कुछ बचाओ नहीं। तो देखो ये क्या थी आज की हमारी प्राइमरी पे भारत के पर्वत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसके बारे में हमने चर्चा करी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।